नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है, जहां उन्होंने दीपावली की बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान को लेकर है, जहां उपचुनाव को लेकर दोनों भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दूसरे पर हमलावर हैं। तीसरी बड़ी खबर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। और चौथी बड़ी खबर कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर है, जहां जीतू पटवारी की टीम की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस नेता पद ठुकरा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रकाश पर्व दीपावली की बधाई दी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली हेल्थ मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। आयुष्मान योजना पर पूछे सवाल के जवाब में केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। पटाखों पर लगाए प्रतिबंध को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध हमने नहीं लगाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगाए हैं। वहीं केजरीवाल ने दीपावली पर एमसीडी के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि एमसीडी के इतिहास में पहली बार माह खत्म होने से पहले ही कर्मचारियों को वेतन और बोनस दिया गया है, जबकि भाजपा शासनकाल में कभी समय से वेतन तक नहीं मिला। हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयां भी फ्री है। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयां भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, हेल्थ मॉडल या आयुष्मान योजना को लेकर कहें तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अब केंद्र सरकार या भाजपा आमने सामने हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई, इसलिए माफी मांगता हूं। एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल निशाना साधते हैं। दिल्ली हेल्थ मॉडल अच्छा है या आयुष्मान योजना अच्छी है? देखिए, जहां तक स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहां पे हर चीजें निःशुल्क ही होती हैं। अगर आप कहीं जाते हैं कि स्टेट के किसी भी अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो जो ओपीडी में डॉक्टर बैठा रहता है वो दवाइयां लिखी जाती हैं और वो उस अस्पताल में एक काउंटर होता है जहां से दवाइयों का मुफ्त वितरण होता है। ये व्यवस्था सभी स्टेट के अंदर है, कोई ये विशेषकर दिल्ली में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंभीर बीमारियां हैं जिसमें इलाज के लिए काफी खर्चा आता है, उसके लिए 5 लाख तक का जो बीमा बना रखा है, उसमें इतनी आयुष्मान में आप चाहे किसी स्टेट में जाएं या किसी दूसरे भी अस्पताल में जाते हैं, अगर आयुष्मान कार्ड है, बीपीएल धारकों के पास होता है, तो कोई जरूरी नहीं केवल सरकारी अस्पताल में ही हो, किसी भी आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड अगर वहां पे मान्य होगा तो आपका इलाज किया जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी उस हिसाब से उतनी नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स का भी काफी उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिल्ली सरकार के नियम वाली कोई योजना अगर लागू हो रही है कि नहीं हो रही, ये बात देखनी पड़ेगी। लेकिन आयुष्मान कार्ड जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हो, वहां पे लागू होता है।
जी आलोक जी, अगर हम जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के जो सीएम, पूर्व सीएम अब हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी ओर से मोहल्ला क्लिनिक का बहुत ही नाम लिया जाता है। और लेकिन अब जब वो रैलियों में भी जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक, तो कहा जाता है, जनता ही अब उनसे कह रही है कि हमारे क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र खुलते हैं। आपको क्या लगता है, आप मोहल्ला क्लिनिक को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन जिस तरीके से उसमें अनियमितताएं हुई, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, उससे वो कंसेप्ट बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और अंत में आपने देखा कि एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आम आदमी पार्टी की, वो भी भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई थी। तो योजनाएं कोई खराब नहीं होती, लेकिन उनका जो लागू करने के लिए जो मंशा होती है, जो इच्छाएं होती हैं, जो उनके लिए रिसोर्स की जरूरत होती है, उसको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा कि दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, 35 किलोमीटर के रेडियस में 2.5 से 2.25 करोड़ के बीच की आबादी है। काफी लोग रहते हैं, 60% जो ऐसे हैं वो गरीबी की रेखा के आसपास या उसी के आसपास रहते हैं, बाकी 40% जो है वो इन्फ्लुएंस वाले सिस्टम में रहते हैं। तो ऐसे में उनके के लिए बड़ी अच्छी योजना थी, लेकिन अब आपने देखा कि वो जिस तरीके से उसका कोलैप्स गई है, तो वो बड़ा दुखद उसका अंत हुआ है। और सरकार की भी अब हमें नहीं लग रहा है कोई ऐसी मंशा है कि मोहल्ला क्लिनिक की योजनाओं को फिर से रिवाइव किया जाए। आपने देखा था उसमें काफी इंक्वायरी भी बैठी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आदि इत्यादि हुई। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो योजना अब जो है ठंडे बस्ते में ही पड़ गई है, लोगों को अब कोई उससे विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। आलोक जी, पटाखों की अगर बात करें, पटाखों का भी जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने यह कहा कि हमने तो कोई रोक नहीं लगाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। अगर पटाखे रोकने से या उन पर रोक लगाने से प्रदूषण कम होता है तो यह ठीक है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इस समय देखते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के माह में दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बादल छाए रहते हैं और जो प्रदूषण हो रहा है, जिस तरीके का आपने देखा यहाँ पे इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा यहाँ जो कंस्ट्रक्शन काम होता है दिल्ली एनसीआर एरिया में, वो जो धूल है और जो आपके पास वाहन से निकलने वाला धुआं है, वो आपके एटमॉस्फेयर में ही बना रहता है, जो कि एक चैम्बर की तरह परिवर्तित हो जाता है, लोगों का सांस और दम घुटने लगती है। ऐसे में अगर कुछ बारूद वाले पटाखे भी चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है लोगों के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसान होता है। एनटीजी ने काफी स्टडी की है, काफी कोशिश की है, उसके बाद देखने के बाद ये पता चला ठीक है इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफी प्रचुर मात्रा में पोल्यूशन हो जाता है। इससे बचने के लिए जो सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं, कुछ सोच समझ के उठाए हैं, सराहनीय है और उसका पालन भी करना चाहिए। और ग्रीन पटाखों की शायद यहाँ पे जो है परमिशन दी गई है, तो ग्रीन पटाखों से ज्यादातर लोग दिवाली बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे नए होर्डिंग ने राजनीतिक आग को और हवा दी है। होर्डिंग में अखिलेश को फिर से 2027 का सत्ताधीश बताया गया है। साथ ही कहा गया है और लिखा भी गया है कि ना तो बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा ने रेलगाड़ी को झेलगाड़ी बना दिया है। दूसरी ओर कानपुर में सीसामऊ सीट के सपा प्रभारी ने भाजपा पर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कानपुर के अधिकारी भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं इससे उलट बस्ती से भाजपा के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एक्स पर लिखा। उन्होंने दीपावली पर कट्टरपंथियों से खरीदारी न करने की अपील की है। गौरतलब है कि हरीश द्विवेदी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और असम के प्रभारी हैं। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कटेंगे तो बटेंगे यह नारा बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है उपचुनाव में भी, जहां तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसी के बाद अब सपा की ओर से इसका काट निकालने का प्रयास तो किया जा रहा है। क्या लगता है काट किया जा सकेगा?
अब ने लगातार उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, उसमें सीसामऊ विधानसभा सीट से जो वहां के प्रभारी हैं उनका जो आरोप आया है एक्स पर, उससे एक बार जो है कानपुर नगर की सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ के अधिकारी चुनाव को खराब कर रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, उनमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। यहाँ जो स्थिति है वो पूरी तरीके से विकराल बन चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बनी हुई है। हालांकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का इस पे कब्जा रहा है और कई बार यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, लेकिन 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का कब्जा तोड़ने को लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो सुरेश द्विवेदी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। तो निश्चित तौर से देखिए, यहाँ पर जो विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं नसीम सोलंकी को सिंपैथी वोट मिला, सहानुभूति वोट मिला, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो दोनों में कटिंग हो सकती है। इन बातों को लेकर देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ये जो सीसामऊ विधानसभा सीट है बड़ी हॉट सीट बन चुकी। और सीसामऊ विधानसभा सीट इसलिए भी हॉट है क्योंकि यहाँ पर जो है दो जो है महत्वपूर्ण बातें इसलिए भी देखी जाती हैं कि यह जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल भी है। दूसरी तरफ यहाँ जो एससी का वोट, जिसे खटिक समाज कहा जाता है, खटिक समाज का वोट भी काफी संख्या में है। और एक तरफ देखा जाए कि यहाँ जो निर्णायक वोट की सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो ब्राह्मण वोट बैंक। इसीलिए इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, तो वही बहुजन समाज पार्टी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है। आप क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ सीट को लेकर अपनी कोशिश कर रही है कि कैसे इसको कब्जा बरकरार रखा जाए, तो वो अपने एससी एसटी के क्षेत्र में भी जा रहे हैं, उसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां इस सीट को जीतने को लेकर हिंदुत्व का माहौल तैयार कर रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण चेहरा वो भी हैं, तो यहाँ ब्राह्मण वोट भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। अमिताभ वाजपेयी के चेहरे को लेकर अमिताभ वाजपेयी को समाजवादी पार्टी ने जो है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। उस समय मुलायम सिंह तत्कालीन यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और उसके बाद ही यहाँ समाजवादी पार्टी की जब अखिलेश यादव सरकार थी तब भी अमिताभ वाजपेयी का बड़ा कद था। तो निश्चित रूप से अमिताभ वाजपेयी के यहाँ ब्राह्मण चेहरे के रूप में यहाँ समाजवादी पार्टी को वोट मिल सकता है। तो यह सब जो वहां पर राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी और मेहनत करने की वहां जो है जुगत लगी हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हराने को लेकर प्रशासन से ऊपर दबाव बना रही है, प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। तो वही हरीश द्विवेदी जो सांसद, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा है कि उन्होंने 2 बार अपने एक्स पर लिखा है कि कट्टरपंथियों से कोई सामान ना खरीदें। तो ये द्वेष की भावना जो है वो देश को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार के जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, जनता उन्हें जवाब दे देगी कि देश की जनता धर्मनिरपेक्षता चाहती है, शांति चाहती है और कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं, इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश की जनता आगे चलना चाहती है। जैसा आपने प्रशांत चर्चा करी कि जो भारतीय जनता पार्टी है अब वह हिंदुत्व को केंद्र बिंदु में फिर से रखते हुए दोबारा से चुनाव में आगे बढ़ रही है और जो पूर्व सांसद हैं उनकी ओर से कटेंगे नहीं बटेंगे इस तरह के बयान भाजपा की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से जो नेम प्लेट वाला एक योजना या कहें आदेश जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसी का एक छोटा तौर पर अगर हम देखें कि कट्टरपंथियों से कोई खरीदारी ना करें और अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाएं, या फिर जो हिंदू हैं उनको एकजुट करने का कहीं ना कहीं प्रयास है। ऐसे में क्या लगता है एकजुट हो पाएंगे और एक मुश्त वोट में यह ट्रांसलेट होगा? बिल्कुल, देखिए ये जो नेम प्लेट का मसला है, नेम प्लेट की मसला का जो 2 विचारधाराओं से जुड़ाव हो सकता है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक क्योंकि विपक्ष का धर्म है कि हर बात को नकारात्मक तरीके से पेश करना, लेकिन सकारात्मक तरीके से देखा जाए नेम प्लेट से किसी भी तरीके की कोई जाति धर्म की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, बल्कि स्पष्टता हो रही है कौन व्यक्ति क्या नाम है, किस अगर नाम से साफ ही हो जाता है
जरूरी थोड़ी नहीं है अहमद पटेल या फिर कोई अन्य, या फिर यहाँ पर अगर देखा जाए राम रहीम किस धर्म से जुड़े हैं, ये निश्चित तौर से नहीं होता। लेकिन नाम के आधार से एक चीजें तो तय हो जाते हैं कि कौन व्यक्ति की दुकान है, किसके द्वारा यहाँ से संचालन किया जा रहा है, और वो शुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी है, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीतिक धर्म है विपक्षी दलों का, तो उन्हें राजनीति गर्म करनी है। रही बात भोजन की शुद्धता को लेकर, चाहे किसी भी काल में रहा हो कि भोजन की शुद्धता को लेकर हमेशा से ही बात कही जाती है। अगर नेम प्लेट से भोजन की शुद्धता तय हो जाती है, नेम प्लेट से अगर यह होता है कि नेम प्लेट के बाद अगर कोई अनर्गल काम नहीं करेगा तो उसमें ये जो है विपक्ष को कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेम प्लेट का मसला केवल धर्म के आधार पर यहां तय करना, ये एक कुचित मानसिकता है, ये एक संकुचित मानसिकता है कि लोग इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। नेम प्लेट से यह भी होता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट के द्वारा, किसी होटल के द्वारा वहां कोई अभद्रता की जाती है, खराब खाना परसा जाता है, या शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की कोई शिकायत की जानी है, या अत्यधिक दाम वसूले जाते हैं, या सही सर्विस नहीं दी जाती है, तो नेम प्लेट के माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत कर सकता है, या जो टोल फ्री नंबर है उस पर बता सकता है कि वो इस प्रतिष्ठान में गया तो उसके साथ यह चीजें हुई है, यह बदता हुई है, यह स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर जिस तरीके से विपक्ष एक उबाल मचाए हुए है, चारों तरफ हाहाकार मचाए हुए, यह उनकी संकुचित मानसिकता है। देखिए, लगातार ये देखा गया है पश्चिम के क्षेत्रों में, जहां पर जब यहाँ सावन की यात्रा निकल रही थी, उस दौरान वहां नाम बदलकर लोग जो अपने होटल और रेस्टोरेंट खोले थे, सावन के समय में वो शाकाहारी बेचते थे और अन्य समय वो मांसाहारी वहां जो है भोजन बेचते थे। तो ऐसे में लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो कहीं ना कहीं जो छिन्न भिन्न भी होती है, आहत भी होती है। इसलिए यह सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि सभी लोग अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। नेम प्लेट के बाद भी आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरीके से, दर्शक भी देखे होंगे कि तमाम ऐसे वीडियो आए हैं कि जो मानव अंश हैं वो मिलावट किए जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पड़ रहा था, इसके साथ ही जो भावनाएं हैं वो भी आहत हो रही थी। इसलिए नाम प्लेट की मामला थी। लेकिन चुनाव चल रहा है, चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सरकार का पहले से ही नियम है, FSSAI के द्वारा भी नियम है कि लोगों को अपने नेम प्लेट लगानी होगी। ठीक, बिल्कुल। प्रशांत बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। इस बार अयोध्या में दीपावली बेहद खास है। रामलला का मंदिर बनने के पहले बार अब अयोध्यावासी दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव में शामिल होने के पहले अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस उत्सव के दौरान नया विश्व कीर्तिमान भी बनाया जाएगा। योगी सरकार के दीपोत्सव के 8वें संस्करण में दीपोत्सव 2024 को ऐतिहासिक बनाने के लिए 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के कंसल्टेंट निश्चल बरोट की अगुवाई में 30 सदस्यों के सरयू घाट पर 55 घाटों के दीप की गणना की है। यह प्रभु श्री राम के साथ ही उनके भव्य मंदिर में मनाई जाने वाली अयोध्या वासियों की पहली दीपावली है। ऐसे में दीपोत्सव समारोह के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा निश्चित करने के लिए ATS टीम और PAC की टीम लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशांत राव हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। बिखरेगी जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं, दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा, 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। दीपोत्सव अभूतपूर्व अलौकिक होगा। ऐसे अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं दीपोत्सव पर्व की। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, भव्य और अलौकिक दीपावली और दीपोत्सव इस बार होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कई खास तैयारियां की गई हैं। 500 साल बाद अयोध्या में वह हमें नजारा देखने को मिलेगा जब रामलला अपने घर में, अपने भव्य मंदिर में दीपावली मनाएंगे। क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आज पूरी अयोध्या में बस एक ही गान है कि आए मोरे राम, अयोध्या में होगा गुणगान। निश्चित इसी जो भजनों के साथ जो संत और महात्मा आज जो है भगवान श्री राम के आगमन को लेकर यहाँ आतुर दिखाई दे रहे हैं। आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी होना है और इसके साथ ही
55 घाटों पर आज विशाल दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होना है। पूरी अयोध्या, पूरी विराट अयोध्या यहाँ पौराणिक रूप में सजी हुई है। चारों तरफ भगवान श्री राम के बड़े बड़े चित्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही 55 घाटों को सजाया गया है, जिसमें दीपों के माध्यम से भी यहाँ भगवान श्री राम की यहाँ पर जो है प्रतिमा, एक तरीके से प्रतीकात्मक यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। माता सीता बनाई गई है और इसके साथ अयोध्या नगरी भी बनाई गई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ 25 लाख दीपों के साथ नया रिकॉर्ड भी बनाएगी और इस कार्यक्रम के साक्षी होंगे केंद्रीय मंत्री और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं और उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सरयू घाट पर यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराने को लेकर यहाँ पर जो है उनकी टीम वहां मौजूद है। 30 जो है सदस्यीय टीम 55 घाटों पर यहाँ पर दीपों की काउंटिंग कर रही है। निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। 8वां ये दीपोत्सव होने जा रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर पूरे अयोध्यावासी यहाँ पलके बिछाए बैठे हैं। अयोध्या को दिव्य और भव्य रूप में सजाया गया है। चारों तरफ लोग बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं। संत महात्मा भी आज अपने मंदिरों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें अगर संत के रूप में देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के रूप में भी उस कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर भी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके साथ ही लाखों की संख्या में वहां भगवान श्री राम के श्रद्धालु पहुंचे हैं। 55 घाटों को सजाया गया है। इसके साथ ही अयोध्या जहां से शुरू हो रही है या जिलों की जो सीमाओं से अयोध्या जुड़ी हुई है, वहां भी विशाल जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चारों तरफ दीपक लगाए गए हैं और इसके साथ ही भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेके और जो वन गमन के बाद अयोध्या आगमन तक के भी चित्र जगह जगह उकेरे गए हैं। दीपों के माध्यम से खास कलाकारी यहां दिखाई गई है और इसके साथ ही जगह जगह रात को यहाँ पर जो है लेजर शो भी किया जाएगा, ताकि भगवान श्री राम के जो वन गमन के बाद जो अयोध्या वापसी हुई है वह भी दिखाया जाएगा। इस बार सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे विदेशी आक्रांताओं ने 500 वर्ष पहले भगवान श्री राम की जन्मभूमि को यहाँ छिन्न भिन्न किया था, नेस्तनाबूद करने का काम किया था और उसके बाद अब जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान श्री राम लड़की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद जिस तरीके से जो पूरा स्वरूप तैयार हो वो भी लेजर शो के माध्यम से यहाँ दर्शकों को देखने को मिलेगा। सरयू के किनारे पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ बड़ी बड़ी LED लगाई गई है और खासकर अगर आवागमन की सुविधा को लेकर देखा जाए तो वहां आम नागरिकों के लिए भी विशेष सुविधाएं रखी गई हैं, खास नागरिकों के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि PSC, ATS और तमाम जो सुरक्षा कंपनियां हैं वो वहां मौजूद हैं, सभी लोगों के साथ वहां कोऑपरेट कर रही हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर जिला प्रशासन ने बहुत ही तत्परता से वहां मेहनत की है और अभी तक यानी कि शाम का समय हो गया है, करीब 4:30 बजने वाला है। वहां बड़ी सुगमता से लोग भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन करने के बाद सरयू घाट की तरफ लोग जा रहे हैं, सरयू घाट पर स्नान कर रहे हैं, रात को दीपदान भी करेंगे और इसके साथ ही भगवान राम लला के राजाभिषेक का यहाँ पर उत्साहवर्धन के साथ लोग स्वागत भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत स्वागत किया जाएगा। बहुत ही भव्य और अलौकिक कार्यक्रम हमें अयोध्या में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की 2 दिन पहले घोषणा होने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार हो गया है, जहां अब लिस्ट में 25 सदस्यीय PAC समेत 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। PAC में कमलनाथ, नकुलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है। बता दें कि दोनों सूचियों को मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 335 पदाधिकारी शामिल हो गए हैं। लिस्ट आने के 1.5 घंटे बाद ही नवनियुक्त सचिव मोनू सक्सेना ने किसी और को मौका देने की बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया। बता दें कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी नेताओं में भारी नाराजगी देखी गई थी। इंदौर कांग्रेस के नेता प्रमोद टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी सवाल उठाए थे, जहां अब मुरैना जिले के कांग्रेस नेता रामलखन दंडोतिया ने संयुक्त सचिव बनाए जाने से नाराज होकर पद लेने से मना कर दिया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कांग्रेस में जब से जीतू पटवारी की टीम की घोषणा हुई है, बगावत के सुर भी हमें देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्हें पद दिया जा रहा है वह पद छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल अभिनव, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस की सूची काफी लंबे समय बाद आई है और ऐसा माना जा रहा था कि इस सूची में सबको समन्वय करके रखा जाएगा और एक
परफेक्ट सूची आएगी। बावजूद इसके जब आई तो लगातार जो सीनियर नेता हैं, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे लक्ष्मण सिंह हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सबका विरोध देखने को मिला। और उसके बाद जब पार्ट 2 में दूसरी सूची आती है, संयुक्त सचिव, सह सचिव और पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी, तब कार्यकर्ताओं में विद्रोह देखने को मिलता है और लगातार अभी इस्तीफे शुरू हो गए हैं। चाहे मुन्नू सक्सेना की बात करें या इंदौर की बात करें, आजम खान की बात करें या कि भिंड की बात करें, हर जगह से शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो सूची आई है उसमें विद्रोह है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता असंतुष्ट है, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सभी इस सूची से असंतुष्ट है। कृष्णा, जीतू पटवारी की टीम कहा जा रहा था कि काफी गहन जो चर्चा है, काफी बैठकों के बाद इसका गठन किया जा रहा है। ऐसे में पहली लिस्ट जारी होती है, दूसरी लिस्ट आज जारी होती है, विस्तार किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि जो रुष्ट नेता हैं या नाराजगी है उसको कम किया जाए। फिर भी लोग अन्य कारण, अलग अलग कारण देकर छोड़ रहे हैं जो पद है उसको भी, और कई नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इसके क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए, जो संगठन की बात हुई होगी या जो वो पद चाह रहे थे, महत्वाकांक्षा तो सियासत का एक पहलू है, इसलिए जो उनको पद नहीं मिला है इसलिए वो इससे नाराज है। कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, चाहे अजय सिंह राहुल की बात करें, चाहे राहुल लक्ष्मण सिंह की बात करें, चाहे गोविंद सिंह की बात करें, उनको उनके जो लोग होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया, उनसे बातचीत नहीं की गई और जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत नहीं की गई और संयुक्त सचिव, सह सचिव का पद दिया गया। इससे बेहद नाराजगी है और आने वाले समय में जो सूत्र बता रहे हैं और भी इस्तीफे आ सकते हैं और एक बड़ा बवंडर कांग्रेस कार्यकारिणी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कार्यकारिणी बनाने की कोशिश की गई थी, संगठन मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं और विद्रोह भी हमें देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया कृष्णा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।